Good morning, dear student. Welcome to all of you on my YouTube platform SK Mission Next Gen. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इमरजेंसी जो प्रोविजन है ये आपातकालीन प्रावधान है संविधान में। ऐसा विशेष प्रावधान है जो केंद्र या राज्य सरकार को संकट की स्थिति में असाधारण कदम उठाने की शक्ति प्रदान करता है और ये प्रावधान देश की सुरक्षा, स्थिरता तथा संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने में सहायता करते हैं। अब ये प्रावधान हमने कहां से लिया? आपातकालीन जो प्रावधान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935 से। ये भारतीय संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 टू 360 के अंदर लाई करता है। इन प्रावधान का उद्देश्य है ऐसी गंभीर संकट की परिस्थिति से निपटना है जो देश की सुरक्षा और संवैधानिक शासन व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करे। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के प्रकार 3 प्रकार हैं आपके आपातकाल के। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 एंड वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम यहां पे बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नेचर्स में एंड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड जुडिशियल रिव्यू, कि पार्लियामेंट की सहमति होना जरूरी है और न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंदर आता है। तो आइए हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, घोषणा के आधार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा एवं अखंडता को निम्नलिखित कारण से खतरा हो: वॉर, युद्ध, एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहरी आक्रमण एंड सशस्त्र विद्रोह। बट यहां पे इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत। अब इसमें कैबिनेट का क्या रोल है, मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। यदि इस अवधि में लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा उसे अप्रूव करेगा। फिर जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो उस डेट से विद इन 30 डे के अंदर उसको अप्रूव करना होगा, नहीं तो आपकी जो आपातकाल है वो हट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टाइप ऑफ मेजोरिटी अप्रूवल, इसके लिए जो पहले प्रावधान था सिंपल मेजोरिटी का, बट 44th अमेंडमेंट के तहत इसको स्पेशल मेजोरिटी में कन्वर्ट कर दिया है। सदस्य की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 का समर्थन। स्पेशल मेजोरिटी सभी को पता है। आपातकाल की जो अवधि रहेगी संसद की स्वीकृति मिलने की तिथि से 6 महीने तक प्रभावी रहती है, बट संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति से इसे प्रत्येक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखेंगे न्यायिक समीक्षा। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के न्यायिक समीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर यहां पे देखेंगे 30th अमेंडमेंट 1975 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम माना गया और इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था इस संशोधन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। बट 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा
जुडिशियल रिव्यू को यहां पे रिस्टोर किया गया और यहां पे जो भी प्रोटेक्शन दी गई थी 38 अमेंडमेंट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको यहां पे हटा दिया गया एंड जुडिशियल रिव्यू को रिस्टोर किया गया। फेमस केस देखेंगे हम यहां पे मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम यहां पे बात करेंगे, उसने एक फैसला दिया, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के जो रीजंस हैं अगर वो मैलाफाइड है, इररेलेवेंट है या एक्सट्रेनियस फैक्ट है, अब्जूर्ड है या फिर आप परवर्स है, तो उस केस के अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके उनको चुनौती दे सकता है। रेवोकेशन, राष्ट्रपति किसी भी समय एक नई प्रोक्लेमेशन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। इसके लिए कोई भी संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती एंड 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत राष्ट्रपति जो है यहां पे राष्ट्रपति जो है उसको रिवोक करना पड़ेगा अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है डिसअप्रूव का इसको कंटिन्यू होने से, तो राष्ट्रपति को एक प्रोक्लेमेशन पास करना पड़ेगा। मतलब यहां पे यदि लोकसभा साधारण बहुमत, मतलब यहां पे रेवोकेशन के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए डियर स्टूडेंट। लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को इसे समाप्त करना अनिवार्य होगा। और ये रिजोल्यूशन जो पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, नॉट स्पेशल मेजोरिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, लगाते वक्त स्पेशल मेजोरिटी, हटाते वक्त सिंपल मेजोरिटी। प्रोसीजर क्या होगा रिजोल्यूशन का? लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग अध्यक्ष को लिखित में सूचना दे सकता है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा तो सूचना राष्ट्रपति को दी जा सकती है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है 14 दिन के भीतर भीतर। प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करना होगा। तो रेवोकेशन हमें पता चल गया कि भाई इसको समाप्ति कैसे करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये एक असाधारण संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उपयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जाता है जब भारत की सुरक्षा अखंडता गंभीर रूप से खतरे में हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। अफेक्ट क्या पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? तो इसमें हम आर्टिकल 358 एंड 359 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 358 ये कहता है कि यह अपने आप ही लागू हो जाता है स्वतः ऑटोमेटिकली, लेकिन केवल जब तक राष्ट्रीय आपातकाल का जो ग्राउंड अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट हो जाएगा। कोई सेपरेट राष्ट्रपति के अलग से आदेश की जरूरत नहीं होती। इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इसके तहत जो आपका आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सस्पेंड हो जाती है, निलंबित। राज्य अनुच्छेद 19 के विपरीत कानून बना सकता है या कार्यपालिका के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। ऐसे कानून या कार्यपालिका कार्यों को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। यदि राष्ट्रीय आपातकाल आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर घोषित किया गया हो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तब आर्टिकल 358 ऑपरेट नहीं होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और प्रोटेक्शन संरक्षण केवल उन कानून और कार्यपालिका कार्यों को मिलेगा जो आपातकाल से संबंधित होंगे। ऐसे कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि वे आपातकाल से संबंधित हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो उन्हें अनुच्छेद 358 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आफ्टर इमरजेंसी आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 समेत पुनः लागू हो जाएगा। एंड आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून और किए गए कार्य भविष्य में प्रभावी नहीं रहते।
लेकिन आपातकाल के दौरान किए गए कार्य वैध रहेंगे। मतलब जो भी ड्यूरिंग आपातकाल एंड इमरजेंसी में जो भी आर्टिकल 358 के तहत कोई भी ऐसा काम किया गया है तो वो वैलिड रहेगा, बट जैसे आपातकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद वो लागू नहीं होंगे। आइए आर्टिकल 359 देख लेते हैं हम। यहां पे संवैधानिक जो आपका रेमेडी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको लेके आपका यह मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित नहीं करता। यह राष्ट्रपति अलग से आदेश द्वारा किसी विशेष मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट हेतु न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अफेक्ट केवल वही मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति ने अपने ऑर्डर में किया है, ओनली दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। एंड राष्ट्रपति का आदेश, उसकी अवधि एंड उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, पूरे भारत या किसी भाग पे, वो राष्ट्रपति के ऑर्डर में लिखा होगा और वही निर्धारित करेगा। और प्रत्येक ऐसा आदेश संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड 44th अमेंडमेंट, इसमें यह कहा गया कि भाई आर्टिकल 20 एंड 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट। मतलब यहां पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड पनिशमेंट, दो सीधी के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यह इन्फोर्सेबल होगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल का इंपैक्ट नहीं होगा। ये 44th अमेंडमेंट के बाद यहां पे साफ कह दिया गया था। तो यहां पे फंडामेंटल राइट्स जो है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, बल्कि मतलब आर्टिकल 359 की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, यहां पे केवल उन्हें न्यायालय के माध्यम से एनफोर्समेंट के अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश में यहां पे मेंशन किया गया कि भाई उसको सस्पेंड किया गया। कहने का मतलब जिस भी फंडामेंटल राइट का स्पेसिफिक राष्ट्रपति के आदेश में जिक्र किया गया है, अगर उस राइट के अगेंस्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीक नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पे डिफरेंस बताया गया है। यहां पे जो यहां पे डिफरेंस है, कोर डिफरेंस है, सेम चीज यहां पे डियर स्टूडेंट, आप एक बार इसको देख लेना। यहां पे आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड आर्टिकल 19, यहां पे ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, ओनली राइट टू इन्फोर्स स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट इन कोर्ट, कोर्ट में जाने की अनुमति यहां पे सस्पेंड होगी। ओनली व्हेन इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एप्लीकेबल ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर आर्म रिबेलियन। नो सेपरेट ऑर्डर रिक्वायर्ड, सेपरेट राष्ट्रपति आदेश रिक्वायर्ड है। ओनली आर्टिकल 19 any fundamental right except 20 and 21, and after emergency article 19 automatically revive, right become fully enforceable again after the Rashtrapati order cease. Doesn't apply for armed rebellion, only emergency related law protected. अगर कोई भी कानून जो इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे उन्हीं के ऊपर आपको 358 के तहत संरक्षण मिलेगा। बट यहां पे आर्टिकल 20 एंड 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते अंडर एनी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो यहां पे हम देखेंगे आर्टिकल 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 सस्पेंड ओनली रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, नोट द राइट देमसेल्फ। आर्टिकल 20 और 21 के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इन प्रोविजंस को 44th अमेंडमेंट के तहत सेफगार्ड दिया गया ताकि जो लिबर्टी को कर्टेल ना किया जा सके। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। अफेक्ट क्या पड़ेगा इनका? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, कार्यपालिक संबंध, अगर हम देखेंगे आर्टिकल 353 क्लोज ए में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यपालिक शक्ति भारत के प्रत्येक राज्य तक विस्तारित हो जाती है, एक्सटेंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार आपातकाल से संबंधित आवश्यक विषयों पर किसी भी राज्य को बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकारें
कार्य करती रहती है, लेकिन उन्हें संवैधानिक रूप से इन निर्देशक का पालन करना होता है। परिणाम स्वरूप संघीय व्यवस्था अस्थायी रूप से काजी यूनिटरी स्वरूप धारण कर लेती है, जिससे संकट के समय प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। मतलब यहां पे फेडरल सिस्टम कन्वर्ट कोजी यूनिटरी, ये हमने सभी ने पढ़ा है संविधान के अंदर। अब लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे, वित्तीय संबंध, आर्टिकल 250 एंड 353 क्लोज भी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल की राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। अदरवाइज डियर स्टूडेंट, सभी को पता है यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन का अधिकार होता है, स्टेट लिस्ट, स्टेट का कंकरेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट। बट आपातकाल इमरजेंसी के दौरान स्टेट सब्जेक्ट डायरेक्टली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। यदि संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के बीच में कोई कंट्राडिक्शन होगी, टकराव होगा, तो पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल, उसको वैलिड माना जाएगा। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद भी 6 महीने तक प्रभावी रहता है, जब तक उसे पहले निरस्त न कर दिया जाए। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, इमरजेंसी खत्म हो गई, तो उसके 6 महीने तक वो कानून वैलिड रहेगा। हाँ, बट उससे पहले भी उसको रिपील किया जा सकता। अगर रिपील नहीं किया तो 6 महीने तक, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिपील्ड हो जाएगा, सीज ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। हाँ, उससे पहले भी आप उसको रिपील कर सकते हो। यदि आपातकाल केवल भारत के किसी एक भाग में लागू हो, तब भी आवश्यकता पड़ने पर संसद अन्य राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यदि वह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। फाइनेंशियल रिलेशन, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 354, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन केवल उस वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होगा। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी खत्म होगी वो तब तक वैलिड रहेंगे। अनुच्छेद 354 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रत्येक आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है। तो ये प्रोविजंस है, डोंट डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट दे शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ यूनियन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया एग्जीक्यूटिव रिलेशंस क्या रहेंगे, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। आइए हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर, लोकसभा और विधान जो आपकी सभा है उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लोकसभा आर्टिकल 83 क्लोज 2, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह विस्तार आपातकाल लागू रहने तक बार बार किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक्सटेंशन जो होगा कार्यकाल के विस्तार का संसद द्वारा कानून बनाकर सिंपल मेजोरिटी से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंपल मेजोरिटी सफिशिएंट है इफ वांट टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द लोकसभा। बट इन केस ऑफ राज्य विधानसभा आर्टिकल 172 क्लोज 1, संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि कोई राज्य विधानसभा आपातकाल घोषित होने से पहले भंग हो चुकी है, तो इस प्रावधान के आधार पर उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व बिफोर द इंप्लीकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो इट कांट बी रिवाइव। तो कार्यकाल का विस्तार भी संसद द्वारा कानून बनाकर साधारण बहुमत से किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी। तो यहां पे की इंपोर्टेंट पॉइंट 353 ए यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, 250
Parliament legislate on any subject in the state list during national emergency. 354 president may modify the constitutional distribution of revenue between union and state. वित्तीय जो है उनसे रिलेटेड कैसे वितरण होगा सेंटर के बीच में स्टेट के बीच में, उसको मॉडिफाई कर सकता है. पार्लियामेंट लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड कर सकती है 1 साल तक एट ए टाइम, बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड. सेम यहाँ पे पार्लियामेंट एक्सटेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर एट ए टाइम बट नॉट बियॉन्ड द 6 मंथ. तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि फेडरल सिस्टम यहाँ पे बिकम टेम्पररी सेंट्रलाइज, यू कैन से दैट क्वाजी यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी. आई होप डियर स्टूडेंट यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम ये देखेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल. अभी हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा डियर स्टूडेंट 352. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356. तो ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन देखेंगे हम यहाँ पे. यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही, तो वे आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी यहां पे लागू कर सकते हैं. और ये सेटिस्फेक्शन किसके ऊपर बेस होगी? राज्यपाल की रिपोर्ट के, अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी या फिर राष्ट्रपति का स्वयं का ज्ञान, खुद के नॉलेज. भले ही राष्ट्रपति सोल जज होगा सेटिस्फेक्शन का, मतलब यहां पे संतुष्टि राष्ट्रपति की होगी, बट वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगी, उसकी न्याय समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अगर आधार जो है मलाफाइड हुआ, रोंग हुआ, बेसलेस हुआ. प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जाती है. राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है. तो ये जो प्रोक्लेमेशन होगा, अगर हम बात करेंगे, may contain such incidental and consequential provision as president think fit. उद्घोषणा में राष्ट्रपति आवश्यक एवं उपयुक्त सहायक तथा परिणामी प्रावधान शामिल कर सकते हैं. अफेक्ट क्या होंगे? राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्य अपने अधीन ले सकते हैं. राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद या राष्ट्रपति को हस्तांतरित की जा सकती है. गवर्नर कंटिन्यू टू फंक्शंस, राज्यपाल अपने पद पर कार्य करता रहता है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी उसको दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाता है और इसे जारी होने की तिथि के 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे डियर स्टूडेंट नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ, स्टेट इमरजेंसी विद इन 2 मंथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कोर डिफरेंट बिटवीन टू. यदि 2 माह के भीतर स्वीकृति नहीं मिलती तो प्रोक्लेमेशन सीज, ये स्वतः समाप्त हो जाती है. एंड स्वीकृति के लिए दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. नेशनल इमरजेंसी में डियर स्टूडेंट स्पेशल मेजोरिटी, बट स्टेट इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी की प्रोविजन है. अवधि देखेंगे हम यहाँ पे. संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति शासन इनिशियली 6 महीने तक प्रभावी रहता है. इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी. 1 वर्ष से अधिक विस्तार की जो शर्तें हैं यहाँ पे, वो 44th अमेंडमेंट में मेंशन की गई है कि भाई अगर 1 वर्ष से ज्यादा अगर आपने एक्सटेंड करना है तो कुछ कंडीशन है, जैसे पूरे भारत या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, मतलब पूरे भारत या किसी पर्टिकुलर राज्य में आर्टिकल 352 हो. इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है. राष्ट्रपति शासन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद प्रत्येक 6 माह में इसकी अवधि बढ़ाती रहती है. और ऑटोमेटिकली एंड व्हेन रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस लेने या स्वीकृति अवधि समाप्त होने पर यह स्वतः समाप्त हो जाता है.
जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। कोर्ट एग्जामिन कर सकता है कि भाई जो भी राष्ट्रपति की संतुष्टि है वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट। अगर प्रोक्लेमेशन मेलाफाइड है यह फिर अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का उचित तरीका फ्लोर ऑफ टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट कराए बिना निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना असंवैधानिक होगा। अगर न्यायालय उद्घोषणा को निरस्त कर देता है, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को स्ट्रक डाउन कर देता है, तो डिसमिस्ड गवर्नमेंट एंड डिसोल्व असेंबली को पुनः बहाल किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रेवोकेशन, राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। प्रेसिडेंट में आल्सो इशू ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति नई उद्घोषणा जारी कर सकता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आइदर बी डिसॉल्व और केप्ट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। इन सस्पेंडेड एनिमेशन असेंबली कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट कांट नो फंक्शंस। वो फंक्शंस नहीं करेगी, कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्टोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन स्टेट, ताकि संवैधानिक गवर्नेंस को रिस्टोर किया जा सके। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इसको यूज किया जाना चाहिए स्प्रिंगली, बड़े ही ध्यान से। अब आर्टिकल 356 के तहत एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव क्या असर पड़ता है? अगर हम यहां पे बात करेंगे इफेक्ट ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार के सभी या कुछ कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। गवर्नर की अगर हम यहां पे बात करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन चलाते हैं तथा केंद्र सरकारों के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियां अपने हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि संविधान उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति की रक्षा करता है। अफेक्ट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल पर प्रभाव। राज्य विधानमंडल को भंग किया जा सकता है या निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। यदि विधानसभा निलंबित अवस्था में रहती है तो उसका अस्तित्व बना रहता है लेकिन वह विधायी कार्य नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है और आर्टिकल 357 के अंतर्गत संसद जो है, अगर हम बात करेंगे, एवं राज्य के लिए कानून बना सकती है या राष्ट्रपति को ये विधेयी शक्तियां सौंप सकती है तथा आवश्यक होने पर उन्हें आगे भी डेलीगेट कर सकती है। अफेक्ट ऑन लेजिस्लेटिव पावर देखिए, पार्लियामेंट यहां पे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर समाप्त नहीं होते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ऐसे कानून तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक नई निर्वाचित राज्य विधानसभा या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उसे संशोधित, निरस्त या प्रतिस्थापित न कर दे। अगर हम देखेंगे अफेक्ट ऑन
आगे देखिए, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। संसद राज्य विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की बात की स्वीकृति के अधीन राज्य की संचित निधि से व्यय की अनुमति दे सकता है। राज्य का वित्तीय प्रशासन केंद्र सरकार की देखरेख एवं नियंत्रण में चलता है। इंस्टीट्यूशन दैट कंटिन्यू टू फंक्शन, कौन सी संस्थाएं जो कार्य करती रहती है। उच्च न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करता रहता है। राष्ट्रपति शासन से प्रभावित न होने वाली संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य जारी रखती हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते और न ही राज्य में संविधान का संचालन समाप्त होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 356 प्रोवाइड प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, एनेबल पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर, ये हमने पढ़ा, और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसॉल्व या फिर सस्पेंडेड रहेंगी। हाई कोर्ट अनअफेक्टेड रहेगा। जो भी कानून बनाए जाएंगे राष्ट्रपति रूल के दौरान वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक उन्हें संशोधित रिपील ना किया जाए कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है रेस्टोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, नॉट टू एस्टेब्लिश परमानेंट सेंट्रल रूल। तो राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राज्य में पूर्ण संवैधानिक शासन की स्थापना करना है। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि सेटिस्फाइड, अगर उसको लगे कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा शाख में संकट है। यह पूरे भारत या केवल किसी एक भाग में लागू किया जा सकता है। संविधान में वित्तीय स्थिरता तथा क्रेडिट की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, इसका निर्णय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, प्रोक्लेमेशन दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। इसे जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी, डियर स्टूडेंट, सिंपल मेजोरिटी। यदि इस अवधि में लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा पहले उसे अप्रूव करेगी, फिर जैसे ही नई लोकसभा अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसको अप्रूवल करेगी, नहीं तो उसके बाद वो अप्रभावी हो जाएगा। नई लोकसभा को इसे 30 दिन के भीतर अप्रूवल करना होगा, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। ड्यूरेशन देखिए, वंस अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इंडेफिनेटली अंटिल रिवोक, जब तक उसको रिवोक ना किया जाए। कोई भी अधिकतम सीमा समय निर्धारित नहीं है। इसे जारी रखने के लिए संसद से बार बार अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। एंड जुडिशियल रिव्यू देखिए, न्यायिक समीक्षा। ओरिजिनल 38 अमेंडमेंट 1978 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया, बट 44th अमेंडमेंट ने इसको यहां पे बात करेंगे, इसको जुडिशियल रिव्यू को पुनः रिस्टोर किया। वर्तमान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा को निम्न आधार पर हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं अगर मैलाफाइड इंटेंशन है, बेस्ड ऑन इरेलीवेंट एक्सट्रेनियस मटेरियल, मनमानी या असंवैधानिक होने पर। एंड रेवोकेशन देखिए, राष्ट्रपति किसी भी समय नई उद्घोषणा जारी करके वित्तीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। और इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। अगर हम यहां पे देखेंगे, वही आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ग्राउंड हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई खतरा है विद इन 2 मंथ, सिंपल मेजोरिटी, कंटिन्यू इंडेफिनेटली आफ्टर अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, रेवोकेशंस के लिए अवेलेबल जुडिशियल रिव्यू आफ्टर 44th अमेंडमेंट। और अभी तक इतिहास में आज तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है जब से हमारा संविधान लागू
हुआ है। अफेक्ट देखेंगे हम डियर स्टूडेंट, संघ एवं राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संघ की वित्तीय शक्तियां राज्यों तक विस्तारित हो जाती है। केंद्र सरकार राज्य को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। अगर देखेंगे यहां पे राज्यों के लिए इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, जो स्टेट की वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और यूनियन गवर्नमेंट जो है यहां पे वित्तीय अनुशासन संबंधी आवश्यक नीतियां निर्देश दे सकती है। और यहां पे हमने पढ़ा राष्ट्रपति डायरेक्शन जारी कर सकता है स्टेट को कि भाई फाइनेंशियल वित्तीय मामलों से संबंधित। अफेक्ट ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को निम्नलिखित के वेतन एवं भत्तों में कटौती करने का आदेश दे सकता है, चाहे संघ से रिलेटेड मुद्दा हो या फिर स्टेट से रिलेटेड मुद्दा हो। इसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो भी इंक्लूड होंगे। यहां पे रिडक्शंस में भी जो वेतन एवं भत्तों में कटौती जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सीमा के आधार पर ही की जाती है। अफेक्ट ऑन मनी बिल, राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी या किसी भी धन विधेयक, मनी बिल या कोई भी अन्य वित्तीय विधेयक को उसकी सहमति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना ऐसे विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। एंड जो प्रोविजन अप्लाई होगा ओनली टू स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के मनी बिल इसमें कवर नहीं होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल कंट्रोल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहां पे जो यूनियन है वो फाइनेंशियल डायरेक्शन वित्तीय मामलों से संबंधित निर्देश जारी कर सकती है राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों को इन नीति निर्देश को मानना जरूरी होगा ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया को इंश्योर किया जा सके। और ये जो मकसद है फाइनेंशियल जो कंट्रोल है यूनियन का स्टेट के ऊपर, ताकि उसको रेगुलेट कर सके और कड़े वित्तीय अनुशासन के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने के लिए। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, राष्ट्रपति डायरेक्शन दे सकता है टू द रिडक्शन इन सैलरी एंड अलाउंसेस, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड दोनों के दोनों एम्प्लॉय के लेके यहां पे प्रोविजन यहां पे आल्सो एक्सटेंड होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड रिडक्शंस मे बी टू द एक्सटेंड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। जो ये होगा आपका जो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित सीमाएं होगी उसके ऊपर लागू होगा। जनरल इंपैक्ट देखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी इनेबल करेगा यूनियन को ताकि इन्फोर्स कर सके स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरी की पूरी देश के अंदर, और ये इफेक्ट करेगा वित्तीय प्रशासन सेंटर का एंड स्टेट का, और इसका मकसद है ताकि हम रिस्टोर कर सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया। और अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगी। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव एवर बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1955। तो डियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छे से समझ में आया आपको। स्टेट पे क्या असर पड़ेगा, सैलरी एंड अलाउंसेस, सेंटर और स्टेट दोनों एम्प्लॉयज के सैलरी अलाउंसेस में कटौती की जा सकती है। राज्य विधानसभा के जो वित्तीय बिल है उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमने अच्छे से पढ़े डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जिसमें यहाँ पे डिफरेंस बताया गया तीनों के अंदर। अब सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड नेशनल का वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रिबेलियन। यहां पे क्या है आपका फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भारत या किसी भाग की वित्तीय स्थिति शिथिलता या साख को अगर कोई खतरा है राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा तीनों के तीनों केस में। विद इन 1 मंथ अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस स्पेशल मेजोरिटी, विद इन 2 मंथ सिंपल मेजोरिटी, विद इन 2 मंथ सिंपल मेजोरिटी। ड्यूरेशन 6 मंथ, एक्सटेंडेबल एवरी 6 मंथ, नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 6 मंथ एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर, कंटिन्यू अंटिल रिवोक बाय प्रेसिडेंट, नो मैक्सिमम टाइम लिमिट। रेवोकेशन देखेंगे हम यहाँ पे, राष्ट्रपति रिवोक कर सकता है किसी भी टाइम एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन
प्रोक्लेमेशन इशू करके, यहां पे देखेंगे हम, यहां पे नई उद्घोषणा जारी करके संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, बट लोकसभा प्रस्ताव पारित कर समाप्ति के लिए बाध्य कर सकती है। अब यहां पे देखेंगे राष्ट्रपति कभी भी नई उद्घोषणा द्वारा समाप्त कर सकते हैं, संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। और यहां पे राष्ट्रपति कभी भी नई उद्घोषणा द्वारा समाप्त कर सकते हैं और संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति सेटिस्फेक्शन एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, सेम प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें 358 के तहत आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग emergency on ground of war and external aggression, not armed rebellion. Parliament exercise the power of state legislature and president assume the function of state government. अगर हम यहां पे देखेंगे कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाएंगे। यूनियन डायरेक्शन इशू कर सकती है स्टेट को, फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड सैलरी एंड अलाउंसेस पर्सन के जो है घटाए जा सकते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी भी रिड्यूस की जा सकती है। ऑल मनी बिल, कोई फाइनेंशियल बिल है उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा जा सकता है। अभी लास्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, अभी तक नेशनल इमरजेंसी 1962 में, 1971 और 1975 टू 77, लेकिन स्टेट इमरजेंसी काफी बार लगी अलग अलग राज्यों में, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हमारे इंडिया में जब से संविधान लागू हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स अगेन टू ऑल ऑफ यू।